बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मसल्स के बारे में। ठीक है, मसल्स क्या होते हैं? मसल वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं, कोई किसी बॉडी पार्ट को मूव करा रहे होते हैं या फिर होल बॉडी को जो मूव करा रहे होते हैं, उन स्पेशलाइज्ड टिश्यू को आप क्या नाम दे देते हैं? मसल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अगर मेरी फिंगर्स है बच्चों, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं तो ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरी फिंगर्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? मसल प्रेजेंट है। अगर मेरा जीआई ट्रैक है और वहाँ पे पेरिस्टालसिस हो रही है, वहाँ पे फूड आगे मूव कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे जीआई ट्रैक में क्या प्रेजेंट है? मसल प्रेजेंट है। तो बेसिकली जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? मसल प्रेजेंट होंगे। अगर ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। अगर यूट्रस है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। तो एवरी हमारा हार्ट है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। तो जहाँ पे भी हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी लोकेशन क्या होती है। ठीक, सो द स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और होल बॉडी आर कॉल्ड मसल। स्टडी अगर मसल को करना है तो उस ब्रांच को आप क्या नाम दे देंगे? मायोलॉजी। क्योंकि जो मसल होता है बच्चों, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे होते हैं? मायो का। यूट्रस का अगर आपको फर्स्ट ईयर का याद हो तो वहाँ पे मायोमेट्रियम थी। ठीक है ना। अगर कार्डियक का, हार्ट का याद हो तो वहाँ पे मायोकार्डियम थी। तो जो भी लेयर जो कि मसल से मिलकर बनी होती है उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं? मायो का वर्ड यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मसल को स्टडी करना है तो इसको आप कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? आप मायोलॉजी में। They also function to hold body parts in a postural position, movements of body fluid and heat production। ठीक है ना। तो ये जो मसल्स होते हैं, एक तो इन्होंने क्या करनी है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी है। दूसरा इनका क्या काम है कि इन्होंने हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोस्चर में मेंटेन किया हुआ है। ठीक है ना। और इसके अलावा इन्होंने हमारी बॉडी फ्लूइड्स को मूव कराना होता है। बॉडी फ्लूइड्स की मूवमेंट का आप वेसल्स को देख ले, ब्लड वेसल्स को, कि उसमें आर्टरीज और कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स रन कर रही होती हैं। और वो कैसे रन, जो ब्लड है वो रन कर रहा होता है, वो कैसे रन कर रहा होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स। ठीक है ना। और हीट प्रोडक्शन कैसे करा रहे होते हैं मसल? बाय द हेल्प ऑफ शिवरिंग। जब आपको ठंड लग रही होती है तो आपकी बॉडी शिवर करती है, और जब वो शिवर करती है तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल द फंक्शन ऑफ मसल्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। सो हमारी बॉडी में बच्चों 3 टाइप्स ऑफ मसल होते हैं: स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। अब ये तीनों मसल्स जो है इनकी लोकेशन डिफरेंट है। ठीक है, और इनके फंक्शंस भी क्या हैं? फंक्शन तो आपके पास जो है वो तकरीबन सेम ही है कि इन्होंने क्या करानी है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करानी है। लेकिन इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से हम लोगों ने क्या किया हुआ है? इनको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, ये 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द स्मूथ मसल। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में हर जगह पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई लोकेशन इनकी नहीं है। एंड आर मोर वेरिएबल इन फंक्शन देन अदर मसल टाइप। और जहाँ जहाँ पे इनकी लोकेशन होगी ना बच्चों, ये वहाँ पे इनका फंक्शन भी क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। ठीक है, तो द स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कहते हैं बच्चों वो इस तरह की शेप को, कि उनके टेपरिंग एंड्स होते हैं और दरमियान से उनकी क्या होती है? थोड़ी सर्कुलर सी बॉडी होती है। ठीक है, सो इस तरह की ये इनकी शेप होती है विद अ सिंगल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सेल। इस सेल के मिडल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की इनकी शेप होती है। तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे? सबसे ऊपर आपने लोकेशन का लिख देना है और उसके बाद आपने इसकी क्या कर देनी है? स्ट्रक्चर के बारे में बता देना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। द मायोफिलामेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द सार्कोमेयर। सार्कोमेयर कहते हैं बच्चों सिंगल यूनिट सेल ऑफ मसल को। सही है, मसल का मसल ऑब्वियसली टिश्यू है ना, और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। तो जो मसल के सेल होगा उसको आप क्या नाम दे देंगे? सार्कोमेयर नाम दे देंगे। तो मसल के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक आपके पास क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो अब जो इनके अंदर जो सेल्स होंगे बच्चों, ये जो सार्कोमेयर्स हैं, इनके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं, मसल के जो फिलामेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट नहीं होते। मतलब क्या है कि वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंसिक्वेंटली स्मूथ मसल डज नॉट हैव अ स्ट्राइटेड अपीयरेंस। तो इन मायोफिलामेंट्स की सीक्वेंस ना होने की वजह से इनके ऊपर अपीयरेंस भी कैसी आती है बच्चों? नॉन स्ट्राइटेड अपीयरेंस आती है। नॉन स्ट्राइटेड का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये जो लाइंस हैं, इनको आप कहते हैं स्ट्राइएशंस। ठीक है ना। लेकिन ये स्ट्राइएशंस क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द फिलामेंट्स। मसल के जो फिलामेंट्स होते हैं बच्चों, मायोफिलामेंट्स उनको कहते हैं, वो बेसिकली पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या आती हैं? ये स्ट्राइएशंस आती हैं। लेकिन इन ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके अंदर ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं ये पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते। तो जब वो पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते तो इस वजह से इनके ऊपर स्ट्राइएशंस भी नहीं आती। इसी वजह से इन्हें क्या नाम दिया जाता है? स्मूथ का नाम दिया जाता है। ठीक है, सो कंसिक्वेंटली स्मूथ मसल डज नॉट हैव अ स्ट्राइटेड अपीयरेंस। जब मायोफिलामेंट्स ही एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है तो इनकी स्ट्राइटेड अपीयरेंस नहीं होगी। ठीक है ना, स्ट्राइटेड अपीयरेंस इस तरह की लाइनिंग अपीयरेंस को कहते हैं। ठीक, स्मूथ
मसल सेल कंटेन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इंटरमीडिएट फाइबर फिलामेंट्स। इनके अंदर एक तो मायोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करा रहे होते हैं। उसके अलावा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा क्या है जी, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। इनवॉलेंट्री का मतलब ये है बच्चों कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं बट अपनी मर्जी से, हमारा इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में कोई भी रोल नहीं होता। जैसे आपका जो बच्चों आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, खुद ही रिलैक्स कर रही हैं, आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा रहे। इसी तरह आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, वहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लूप्स हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, आप उन्हें रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहे, ठीक है ना। और वो जो मसल्स हैं, वहाँ पे जो मसल्स हैं वो कौन से, स्मूथ मसल्स। लेकिन अगर मैं अपने हाथों की बात करूँ तो मैं अपने हाथों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, अपनी उंगलियों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अपनी मर्जी से करा रही हूँ, तो यहाँ पे जो मसल्स होंगे इसका मतलब है वो स्मूथ मसल्स नहीं है, क्योंकि वो मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, ठीक है। सो इनवॉलेंट्री इन फंक्शन का मतलब यह है कि इनकी मूवमेंट, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दे आर फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक में ये प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक में और ब्लड वेसल्स में। यानी जहाँ जहाँ पे भी आपका अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं है ना, इसका मतलब है वहाँ पे कौन से मसल्स प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। द अदर टाइप इज द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक का वर्ड किसके रेफर करता है बच्चों, हार्ट को रेफर करता है, ठीक है ना। तो ये जो मसल्स होंगे ये किधर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होंगे। दे ब्रांच एक्सटेंसिवली, ये जो है वो ब्रांचिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होती है बच्चों, ब्रांचिंग होती है, यहाँ पे देखें आपको नजर आ रही है। उसके अलावा क्या है, दे आर स्ट्राइटेड लाइक स्केलेटल मसल, इनके ऊपर स्ट्राइएशंस भी हमें नजर आ रही हैं, और स्केलेटल मसल भी क्या होते हैं, स्ट्राइटेड ही होते हैं। बट ईच सेल यूजली कंटेन वन न्यूक्लियस लोकेटेड नियर द सेंटर। वहाँ पे भी एक सिंगल न्यूक्लियस था, इसके भी हर सेल के अंदर बच्चों क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। एडजेसेंट सेल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ब्रांचिंग फाइबर्स बाय स्पेशलाइज्ड सेल टू सेल अटैचमेंट कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क। अभी हमने कहा है ना कि यहाँ पे क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रांचिंग हो किस तरह होती है कि एक दूसरे के सेल जो है वो जुड़े होते हैं, और कैसे जुड़े होते हैं, स्पेशल अटैचमेंट से जुड़े होते हैं। उन अटैचमेंट को आप क्या नाम दे देते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। विच हैव गैप लाइक जंक्शन। अब ये देखिए, जैसे ये ऊपर एक सेल है, ठीक है, और ये नीचे एक सेल है, और इसके दरमियान में उन्होंने एक कनेक्शन दिखाया हुआ है जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, इंटरकलेटेड डिस्क का नाम दे दिया है। इंटरकलेटेड डिस्क क्या है बच्चों, एक गैप लाइक जंक्शन होता है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में पोटेंशियल को पास करवाता है। बेसिकली अभी आगे आप देखेंगे कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो कब तब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब उनके पास क्या आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, यानी कि उनके पास एक सिग्नल आता है। तो यहाँ से अगर लेट्स सपोज इस सेल के पास एक्शन पोटेंशियल आ चुका है, तो उस सेल ने आगे भी तो मूव करना है ना, तो आगे कैसे मूव करेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस इंटरकलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल की एक स्पेशलिटी है जिसके थ्रू क्या होता है कि इंटरकलेटेड डिस्क और गैप जंक्शन इसमें प्रेजेंट होती हैं, और उसके थ्रू मैसेज क्या हो रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है। स्मूथ मसल में इस तरह की कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, स्केलेटल मसल में भी इस तरह की कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा बच्चों ये वाले मसल्स भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि आपके हार्ट के मसल्स खुद ही आपका हार्ट खुद ही पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवा रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले मसल्स भी क्या होंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन होंगे। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज स्केलेटल मसल। स्केलेटन का वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों, स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा था, बोन्स एंड कार्टिलेज देखे थे। तो वो मसल जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होंगे, वो मसल्स कौन से हो जाएंगे, स्केलेटल मसल। और ये वॉलंटरली, ये हमारे पास प्रॉपर्ली क्या होंगे, entirely voluntary in action होंगे, ठीक है। सो दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड होल बॉडी मूवमेंट। टांगे आप मूव करते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, विच इज़ बेसिकली द लोकोमोशन। और ये मैं अपने हाथ को मूव करा रही हूँ, ठीक है ना। तो बॉडी पार्ट को मूव कराने में और पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में कौन हेल्पफुल होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं। ये भी क्या होंगे बच्चों, ये स्ट्राइटेड होंगे, ठीक है। इनके ऊपर स्ट्राइएशंस होती हैं, ये वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। यहाँ पे आपको सारा का सारा इन्होंने क्या बता दिया, डिफरेंस बता दिया। अगर मसल की अपीयरेंस पर बात करें तो स्मूथ मसल नाम से जाहिर हो रहा है कि इनके ऊपर स्ट्राइएशंस नहीं होंगी, अनस्ट्रिप्ड होंगे। इन दोनों के ऊपर क्या होंगी, इसके ऊपर इरेगुलर स्ट्रिप्स होंगी और जिसके ऊपर रेगुलर स्ट्रिप्स होंगी। सेल शेप की बात करें तो यहाँ पे स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, यहाँ पे स्पिंडल और सिलेंड्रिकल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो 1 इसमें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। कार्डियक में भी 1 ही था, और जो स्केलेटल मसल होते हैं उसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये एक सेल ड्रॉ करूँ तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें बच्चों तो इनकी स्लो स्पीड होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आराम से कर रहे होते हैं। इसकी इंटरमीडिएट स्पीड होती है, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप जितनी मर्जी तेजी से भागे, जितने आराम से चले, ये सारी चीज़ें जो है आपकी अपनी कंट्रोल में होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्यों हो रही होती है, क्योंकि इसके पास क्या आती है, नर्व इम्पल्स आती है। ये खुद ब खुद ही एक्शन पोटेंशियल हम लोगों ने देखा था, वो SA नोड और AV नोड कार्डियक जब मैंने सिस्टम बढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बढ़ाया था, तो ये स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी क्या आता है, नर्व स्टिमुलस आता है। फंक्शन अगर बात करें तो ये क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे
रहे होते हैं, इसकी ब्लड की पंपिंग करा रहे होते हैं और ये स्केलेटन को मूव करा रहे होते हैं। और कंट्रोल में कौन कौन से मसल थे, सिर्फ और सिर्फ इसका स्केलेटल मसल पे हमारा कंट्रोल है, इन दोनों के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, सारे के सारे टाइप्स ऑफ मसल हो गए हैं। उसके बाद जो उन्होंने डिटेल बताई हुई है बच्चों को, किसकी बताई हुई है, स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर भी, और आगे हम लोग देख लेंगे कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस तरह से हो रही होती है। सो बच्चों, अब अगर हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को देखें तो स्केलेटल मसल बेसिकली कौन सा मसल था, स्ट्राइटेड मसल था। स्ट्राइटेड मसल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर हमें क्या नजर आ रही थी बच्चों, लाइंस नजर आ रही थी, ठीक है ना। अब वो लाइंस और वो स्ट्राइएशंस आती क्यों हैं, बिकॉज ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल। और वो अरेंजमेंट्स और वो रीजन्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अब जो स्केलेटल मसल होते हैं बच्चों, उसके ऊपर ना आपको ऑल्टरनेट रीजन पे डार्क और लाइट रीजन शो हो रहे होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि आपको लाइट नजर आ रहा होता है मसल में, और कुछ ऐसा होता है जो कि डार्क नजर आ रहा होता है। अब जो मसल है बच्चों, मसल के अंदर जो है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो मसल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और दूसरा मसल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होंगे, मसल के अंदर प्रेजेंट होंगे बच्चों फिलामेंट्स, ठीक है ना, या मसल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये जो मसल सेल्स हैं, इनकी अरेंजमेंट की वजह से क्या आती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से हमें क्या नजर आ रही होती है, स्ट्राइएशंस नजर आ रही होती हैं। अब ये जो सेल और फिलामेंट्स होते हैं बच्चों, ये जो फाइबर्स होते हैं, इनको ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन, ठीक है ना, ग्रुप्स में ये अरेंज हुए होते हैं, ये बंडल में अरेंज हुए होते हैं। सेल और फाइबर इस तरह से क्या हुए हुए हैं, अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है ना। और इसको बंडल, जैसे आपने वो फूलों का दस्ता देखा है तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो फ्लावर्स को एक जगह पे, उनकी जो डंडियां होती हैं एक जगह पे रखते हैं और उसके ऊपर एक रैपिंग शीट डाल देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो मसल के सेल्स होते हैं बच्चों, या जो फाइबर्स होते हैं, उनको भी एक शीट ने कवर किया होता है, और वो शीट कौन सी होती है, वो होती है कोलेजन फाइबर, ठीक है ना। इसके ऊपर कोलेजन फाइबर ने इसको क्या कर दिया, एक बंडल में ग्रुप आउट कर दिए, और उसकी वजह से, या फिर ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी वजह से ये जो फाइबर्स होते हैं ये एक पैकेट में क्या हो जाते हैं, इनक्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये एक पूरा मसल है, ठीक है, इसके ऊपर सारी की सारी क्या चढ़ी हुई है, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा हुआ है। एंड पे जब आते हैं बच्चों, तो एंड पे आके ये जो कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टेंडन में, ठीक है, क्योंकि एंड पे मसल सेल्स तो नहीं प्रेजेंट। एंड पे यही जो है कोलेजन फाइबर्स और यही जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं, और ये एक्सटेंड होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाते हैं टेंडन्स में। तो दरमियान में बेसिकली जो है वो मसल के सेल प्रेजेंट होते हैं, और साइड्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंडन प्रेजेंट होते हैं। इन टेंडन का क्या काम है कि ये टेंडन आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों, बोन के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बोन ड्रॉ करूँ तो ये बोन के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, बाय द मसल आर कनेक्टेड टू द बोन बाय द हेल्प ऑफ दीज टेंडन्स, ठीक। तो ये आपके पास यहाँ पे भी टेंडन आ जाता है, यहाँ पे भी टेंडन आ जाता है। और टेंडन होता क्या है, इट इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स दैट आर इनक्लोजिंग द मसल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब उसके बाद उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये जो आपके पास हर जो स्केलेटल मसल होता है बच्चों, अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो ये किससे मिलकर बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा, ठीक है। और जो मसल सेल होता है उसका क्या नाम होता है, उसको आप स्पेशलाइज नाम देते हैं, जिसको क्या, जिसका नाम क्या है, जो क्या है, सार्कोमेयर, ठीक। तो जो मसल सेल है वो क्या हो जाएगा, सार्कोमेयर हो जाएगा। अब सेल के अंदर बच्चों क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप क्या नाम दे देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम सेल पढ़ रहे हैं मसल सेल, ठीक है। और मसल सेल का क्या नाम है, सार्कोमेयर। तो यहाँ पे जो इसकी मेम्ब्रेन होगी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आप क्या नाम दे देंगे, इसको आप नाम दे देंगे सार्कोलेमा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, बल्कि इसका स्पेशलाइज्ड नाम हो जाएगा जिसका क्या, जो कि क्या है, सार्कोलीमा। अब ये जो सार्कोलीमा है बच्चों, ये आपके पास इसने इनक्लोज किया होगा एक सार्कोमेयर को। अब ये जो सेल है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। जो स्केलेटल मसल है उस सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस नहीं होगा बल्कि मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगी, मल्टीपल न्यूक्लियस ड्रॉ कर दूंगी। ये एक मसल के सेल का स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, न्यूक्लियस आ चुका है, ठीक है, सार्कोलीमा आ चुका है। अब ये जो सार्कोलीमा है बच्चों, ये आपके पास क्या कहते होता है, ये सिंपल इस तरह से सर्कुलर वे में अरेंज नहीं होता, बल्कि ये आपके पास नॉर्मल सेल के बजाय ये किस तरह से होता है, इस तरह अंदर की तरफ डीप डाउन इन्वर्ट हुआ होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास सेल के अंदर ये जो सार्कोलीमा होती है ये इन्वर्ट हुई होती है। तो इस तरह से उसने क्या बनाया होता है, स्ट्रक्चर बनाया होता है। और इसको आप क्या नाम दे देते हैं, टी टिब्यूल का नाम दे देते हैं, ठीक है। जो सार्कोलीमा होती है वो पेनिट्रेट करती है डीप डाउन इनटू द सेल, और जब वो डीप डाउन इनटू द सेल पेनिट्रेट कर जाती है तो उसको आप क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसवर्स टिब्यूल या फिर टी टिब्यूल। तो ये आपके पास होगी जी सार्कोलीमा, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर लें, इसके अंदर क्या थे, बहुत से न्यूक्लियस थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है ये, ठीक है। और है ये क्या है, ये है जी सार्कोमेयर।
अब उसके अलावा एक और स्पेशलाइज बात यह है कि नॉर्मल जो सेल के अंदर क्या होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। यहाँ पे जो मसल सेल का साइटोप्लाज्म होगा उसको आप क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे सार्कोप्लाज्म का, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है ना जिसमें ऑर्गेनेलिज रन कर रही होती हैं। तो जो मसल का साइटोप्लाज्म होगा उसको आप, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को आप क्या नाम दे देंगे, सार्कोप्लाज्म का नाम दे देंगे। और इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा बच्चों, उसको आप क्या नाम दे देंगे, वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो मेरी मसल का सेल है तो उसके लिए सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये यूज हो रहे होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल है जिसने क्या किया हुआ है, मसल को कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, सार्कोप्लाज्म आ चुका है। सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ चुके हैं। अब बच्चों उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये जो मसल फाइबर्स होते हैं सेल के अंदर, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो आपके पास फर्दर, ये हमने कहा था ना कि ये मसल फाइबर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनको एक बंडल में कौन कनेक्ट कर रहा होता है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा होता है। ये मसल फाइबर फर्दर किससे कंपोज हुए होते हैं, मायोफिब्रिल से, ठीक है ना। मसल फाइबर है, ठीक है, मायोफाइबर है, वो मायोफाइबर उसको अगर आप छोटे साइज में देखेंगे तो वो किससे मिलकर बने होंगे, मायोफिब्रिल से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मायोफिब्रिल्स आ जाएंगे। मायोफिब्रिल्स के अंदर जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट हुई होती है सेल वो फिलामेंट्स की, कि वो क्या बना रहे होते हैं, स्ट्राइशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डार्क एंड लाइट फिलामेंट्स, वो डार्क एंड लाइट रीजन हो रहे होते हैं, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं बच्चों, इनका डायमीटर कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं। और ये कैसे रन कर रहे होते हैं, इस तरह से पैरेलल में रन कर रहे होते हैं। पूरी सेल की जो लेंथ होती है ना उसमें ये इस तरह से मायोफिब्रिल्स जो है वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब ये रन कर रहे होते हैं तो इस वजह से जो सेल होता है उसके ऊपर क्या आ जाती हैं, स्ट्राइशंस आ जाती हैं। अब ये जो मायोफिब्रिल्स हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, मायोफिब्रिल्स बेसिकली बच्चों मिलकर बने होते हैं मायोफिलामेंट से, ठीक है ना। और वो मायोफिलामेंट्स कौन कौन से हैं, एक होता है जी थिक फिलामेंट और दूसरा होता है थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे। अभी जो ओवरव्यू मैं आपको बताऊं तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओवर जो है डीप स्ट्रक्चर नहीं देखा हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है सेल के, मसल सेल को। और उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि जो मसल सेल होता है बच्चों, उसमें क्या है, उसको आप क्या नाम दे देते हैं, सार्कोमेयर का नाम दे देते हैं, ठीक है। उस सार्कोमेयर के अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कौन सी होती है, सार्कोलीमा होती है। और वो इन्वर्टेड डीप डाउन पेनिट्रेट कर रही होती है इनटू द साइटोप्लाज्म, और वो क्या बना रही होती है, टीटीब्यूल बना रही होती है। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कौन सा होता है, सार्कोप्लाज्म। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। न्यूक्लियस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर क्या पड़े होते हैं बच्चों, मसल फाइबर पड़े होते हैं। और वो मसल फाइबर जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, मायोफिब्रिल से मिलकर बने होते हैं। और मायोफिब्रिल्स फिर किससे मिलकर बने होते हैं, मायोफिलामेंट से। मायोफिलामेंट्स पे दो फिलामेंट्स आ जाते हैं, एक थिक फिलामेंट होता है और दूसरा थिन फिलामेंट होता है। अब अगर हम बच्चों मायोफिब्रिल्स की या मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट को देखें तो क्या होता है कि आपके पास बेसिकली जो स्केलेटल मसल होता है उसमें दो रीजन्स बन रहे होते हैं, ठीक है ना। मायोफिब्रिल को आपने आप क्या करना है, जूम करके देखना है। इसमें देखना है आपने कि थिक फिलामेंट किधर प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट किस तरह से प्रेजेंट है। सो बेसिकली आपके पास क्या आते हैं, दो बैंड्स नजर आ रहे होते हैं। एक जो बैंड होता है बच्चों वो लाइट बैंड होता है, उसको मैं इस तरह ब्लू मार्कर से शो कर देती हूँ कि एक जो बैंड होगा वो कौन सा होगा, वो लाइट बैंड होगा, ठीक है। और उस लाइट बैंड को आप क्या नाम दे देते हैं, आई बैंड का नाम दे देते हैं। और जो दूसरा बैंड होगा बच्चों वो कौन सा बैंड होगा, वो होगा डार्क बैंड, ठीक है ना। ये लाइट बैंड है और यहाँ पे क्या आ चुके हैं, आपके पास डार्क बैंड आ चुके हैं। तो डार्क बैंड जो है वो उसको आपके सिर्फ रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो होता है आपके पास ए बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रेगुलर ऑल्ट्रेशन में क्या होते हैं, लाइट बैंड्स होते हैं और डार्क बैंड्स होते हैं। ये लाइट बैंड आ गया और इसके साथ ही क्या लगा होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डार्क बैंड आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी अरेंजमेंट हम लोग देख लें, ये हम लोग देख रहे हैं मायोफिब्रिल्स की या फिर मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट देखते हैं। अब ये जो है आपके पास ये हो गया, आपके पास जी लाइट रीजन, ये लाइट बैंड हो गया, ठीक है, विच इज़ आई बैंड। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डार्क बैंड विच इज़ बेसिकली द ए बैंड, ठीक है। डार्क में ए आ रहा है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, और लाइट में आई आ रहा है तो ये कौन सा बैंड हो जाएगा, आई बैंड हो जाएगा। अब होता यह है कि एक अल्टरनेट रीजन पे, मतलब कि यहाँ पे पहले एक आई बैंड है, फिर उसके बाद ए बैंड हो जाएगा, फिर आई बैंड है और फिर ए बैंड हो जाएगा। अब ये जो बच्चों आई बैंड है ये क्या है, लाइट बैंड है, ठीक है ना। अब इस लाइट बैंड में भी क्या होती है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें एक डार्क लाइन हमें नजर आती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या होती है, लाइट बैंड में एक डार्क लाइन नजर होती है जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, जी लाइन का नाम दे देते हैं, ठीक है। बाकी सारा ये रीजन क्या होगा, लाइट होगा, सही है। ये सारा रीजन का क्या है, लाइट है। और इस लाइट रीजन में आपको क्या नजर आती है, एक डार्क लाइन नजर आती है जिस लाइन का क्या नाम है, जी लाइन। इसी तरह यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगी, जी लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था,
है कि आई बैंड्स हैं विच आर लाइट बैंड्स, और उनके अंदर क्या, और उसके साथ ही क्या पड़े हुए हैं, डार्क बैंड्स पड़े हुए हैं। जो लाइट बैंड है उनके अंदर क्या होती है, एक डार्क लाइन होती है जिसको क्या नाम दे दिया है, जी लाइन का नाम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जी लाइन है बच्चों, ये बेसिकली क्या होती है, यहाँ से इस जी लाइन से लेके इस जी लाइन तक हमारे पास क्या बनता है, एक सार्कोमेयर बनता है। यहाँ से इस जी लाइन से स्टार्ट करें, ठीक है, और इस जी लाइन तक इधर से लेके इधर तक हमारे पास क्या आ जाता है, एक सार्कोमेयर आ जाता है। एक सार्कोमेयर का मतलब क्या है कि एक मसल सेल आ जाता है। ठीक है ना। सो एक मसल सेल में बेसिकली क्या होगा कि लाइट रीजन भी होगा और डार्क रीजन भी होगा। ठीक है ना, दो लाइट रीजन होंगे और एक डार्क रीजन होगा। आपको समझ आ रही है बात कि यहाँ पे क्या था, सार्कोमेयर क्या था, एक मसल सेल था। और उस मसल सेल को जब हम लोगों ने देखा है कि जो मसल्स होते हैं वो किस फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। और वो फाइबर्स किस तरह से थे कि आपके पास जो है वो मायोफिब्रिल्स से मिलकर बने होते हैं, और मायोफिब्रिल्स में क्या होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो मायोफिलामेंट्स की जब हम लोगों ने डिटेल स्ट्रक्चर देखी है तो हम लोगों ने देखा है कि जो मसल सेल होता है बच्चों, उसमें लाइट रीजन होता है और डार्क रीजन होता है। जो लाइट रीजन होता है उसको आई बैंड कह दिया था, उसमें एक डार्क लाइन थी जिसको आपने क्या नाम दे दिया था, जी लाइन नाम दे दिया था। अब ये जो दो जी लाइंस के दरमियान जो रीजन होता है वो बेसिकली क्या बना रहा होता है, एक मसल सेल बना रहा होता है, विच इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। यानी ये जी लाइंस आपस में करीब आती हैं तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो जी लाइन होती है बच्चों, इस जी लाइन के दोनों तरफ क्या रन कर रहे होते हैं, थिन मायोफिलामेंट्स रन कर रहे होते हैं। ठीक है, जी लाइन के इस तरफ भी थिन मायोफिलामेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी थिन मायोफिलामेंट्स हैं, और उस तरफ भी क्या है, थिन मायोफिलामेंट्स हैं। इधर भी जी लाइन है तो जी लाइन के इस तरफ भी थिन मायोफिलामेंट्स हैं, और इस तरफ भी क्या है, थिन मायोफिलामेंट्स। ये हम लोगों ने थिक और थिन फिलामेंट्स पढ़े थे ना। तो जी लाइन के जो दोनों तरफ होते हैं, आइदर साइड पे आपके पास क्या रन कर रहे होते हैं, थिन मायोफिलामेंट्स रन कर रहे होते हैं। और जो सार्कोमेयर का सेंटर होता है, सेंटर में क्या रन कर रहा होता है बच्चों, थिक मायोफिलामेंट। इसीलिए ये रीजन कौन सा था, डार्क रीजन भी था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कौन से फिलामेंट्स रन कर रहे हैं, यहाँ पे रन कर रहे हैं थिक मायोफिलामेंट्स। तो मैं इसको थोड़ा थिक ड्रॉ कर देती हूँ कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे थिक मायोफिलामेंट्स आ जाते हैं, और ये क्या है, थिन मायोफिलामेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ये आपके पास आ जाते हैं थिन मायोफिलामेंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होंगे, थिन मायोफिलामेंट्स होंगे। और जो सेंटर होता है सार्कोमेयर का बच्चों, वहाँ पे क्या रन कर रहे होते हैं, थिक मायोफिलामेंट्स, जो कि क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, एक बैंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और डार्क बैंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो देखें बच्चों, यहाँ पे अब क्या हुआ है कि इधर से थिन फिलामेंट्स आ रहे हैं, इधर से भी थिन फिलामेंट्स आ रहे हैं, और दरमियान में क्या है, थिक मायोफिलामेंट। तो कुछ रीजन पे क्या होते हैं, ये थिन और थिक मायोफिलामेंट्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि यहाँ से क्या आ रहे होंगे, थिन मायोफिलामेंट, कनेक्शन भी तो है ना, ये कोई इस तरह तो नहीं कि गैप से पड़े हुए हैं। तो यहाँ से थिन मायोफिलामेंट्स आ रहे हैं और यहाँ से क्या आ रहे हैं, थिक मायोफिलामेंट। तो एक पर्टिकुलर रीजन पे क्या होता है कि इनकी आपस में ओवरलैपिंग हो रही होती है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि थिन और थिक मायोफिलामेंट आपस में कनेक्टेड हो रहे होते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने उसको जूम करके देखा है तो हमने साइंटिस्ट को ये पता चला है कि इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है कि हर जो 6 थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं उन्होंने सराउंड किया होता है हर थिक एक मायोफिलामेंट को। ठीक है ना, एक थिक मायोफिलामेंट को सराउंड किसने किया होता है, 6 थिन मायोफिलामेंट्स में। लेकिन ये उस जगह पे हो रहा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही होती है, ओवरलैपिंग हो रही होती है। बाकी जिस जगह पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही वहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, और वहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक थिक मायोफिलामेंट्स को कितने थिन मायोफिलामेंट्स ने सराउंड किया होता है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, जिस रीजन पे ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पे एक थिक मायोफिलामेंट्स को सराउंड किया होता है 6 थिन मायोफिलामेंट्स ने। ठीक है, सो ये जो है आपके पास, इसकी वजह से आपके पास क्या हुई है, एक बहुत ही यूनिक पैटर्न आ जाता है। अब क्या हुआ है, उन्होंने आगे क्या बताया हुआ है कि जो सारी की सारी थिक मायोफिलामेंट होती है बच्चों, उसने कौन सा बैंड कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, ए बैंड कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था। और ये कौन सा बैंड होता है, ये बेसिकली एनआइसोट्रोपिक बैंड होता है, क्योंकि एनआइसोट्रोपिक वो होते हैं ना बच्चों जो कि लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। ठीक है ना, और जो आई बैंड होता है वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है, और ये जो है वो लाइट को पोलराइज कर सकेगा। और जो आई बैंड होता है वो नॉन पोलराइजिंग होता है, और ये लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बात की हुई है कि जो आपके पास ए बैंड होता है बच्चों, उसका वो सारा का सारा क्या था, वो डार्क बैंड था। वो किससे मिलकर बना हुआ था, थिक मायोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ था। लेकिन इसके सेंटर में एक लाइटर रीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और वो लाइटर रीजन, उस लाइटर रीजन को आप क्या नाम दे देते हैं, उस लाइटर रीजन को आप नाम दे देते हैं एच जोन का। ठीक है, अब ये जो एच जोन है बच्चों, ये क्यों आया है, क्योंकि एच जोन के अंदर जो है वो आपके पास क्या था कि कोई भी वो नहीं थी, ओवरलैपिंग नहीं थी। ठीक है ना, यहाँ पे साइड पे देखें तो यहाँ पे थिन मायोफिलामेंट्स ने यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ था, इधर से भी थिन मायोफिलामेंट्स आगे ओवरलैप करेंगे, लेकिन इधर सेंटर में कोई भी थिक और थिन मायोफिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती। तो जब थिक और थिन मायोफिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती तो ये रीजन
थोड़ा सा कंपैरेटिवली टू अदर रीजन क्या हो रहा होता है, लाइट अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, एज जोन का नाम दे दिया, विच इज बेसिकली एच का मतलब है कि हील, एच का हील से स्टैंड किया और इसका मतलब क्या है, ब्राइट, ठीक है। अब उसके बाद जो उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो लाइटर रीजन होता है इसमें फर्दर एक डार्कर लाइन होती है जिसको क्या नाम दे देते हैं, एम लाइन का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं फर्दर इस लाइटर रीजन में एक डार्क लाइन बनाऊंगी तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, एम लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो एम लाइन जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एडजेसेंट मायोफिलामेंट्स को एक जगह पे आके होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या थी, सारे का सारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर था। बेसिकली यहाँ पे मायोफिलामेंट्स के बारे में बताया हुआ था कि मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह से हुई हुई है। दोबारा से हम सारा स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं बच्चों कि आपके पास क्या है, एक जो मसल सेल होता है वो सार्कोमेयर होता है। सार्कोमेयर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो कौन सी थी, सार्कोलीमा थी। सार्कोलीमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म था वो कौन सा था, सार्कोप्लाज्म था। सार्कोलीमा इन्वर्टेड डीप डाउन पेनिट्रेट कर रही होती है और वो टी ट्यूब्यूल्स बना रही होती है। अब जो ये न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सार्कोप्लाज्म जो है वो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्म होता है उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है विच इज़ बेसिकली ऑर्गेनेली, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होती है मसल की, वो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो सार्कोमेयर मसल सेल होते हैं उसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो फिलामेंट्स क्या हुए होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हुए होते हैं। वो जो फिलामेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों, वो थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है। उनकी जब अरेंजमेंट को हम लोगों ने स्टडी किया तो हमारे पास बेसिकली दो जोन्स आए थे, दो रीजन्स आए थे, दो बैंड्स आए थे। एक लाइट बैंड था जिसको आई बैंड हमने कह दिया था और जो दूसरा था वो ए बैंड था। ए बैंड क्या था बच्चों, डार्कर था, ठीक है, और ये ऑल्टरनेट जो है वो सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। जो आई बैंड है उसमें एक डार्क लाइन होती है जो कि जी लाइन होती है। एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक आपके पास क्या बन रहा होता है, एक सार्कोमेयर बन रहा होता है, एक मसल यूनिट बन रहा होता है। अब उन्होंने कहा था कि जो जी लाइन होते हैं उसके आइदर साइड पे मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इधर भी और उधर भी। और जो ये आपके पास ए बैंड है इधर क्या प्रेजेंट होते हैं, थिक मायोफिलामेंट। ये जो थिक मायोफिलामेंट होते हैं और थिन मायोफिलामेंट होते हैं ये कॉर्नर्स पे आके क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और वहाँ पे आके पास किस तरह से ओवरलैप कर रहे होते हैं कि एक थिक मायोफिलामेंट के इर्द गिर्द 6 थिन मायोफिलामेंट आके अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है बच्चों कि ये जो थिक, ये डार्क रीजन था इसके अंदर एक लाइट रीजन होता है जहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई होती, और उस ओवरलैपिंग ना होने की वजह से ये थोड़ा सा ब्राइट रीजन हो जाता है जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, एज जोन। और इस ब्राइट रीजन में एक डार्कर लाइन होती है जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, एम लाइन, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आप साथ साथ ये बातें ड्रॉ करें, साथ साथ अपनी बुक के साथ कंपेयर करें, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बात समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देख लें बच्चों, आपकी बुक में भी उन्होंने यही बातें बताई हुई हैं कि जो स्केलेटल मसल होते हैं उनमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क रीजन होते हैं। मसल फाइबर और सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनको एक कोलेजन फाइबर ने इनक्लोज किया होता है और एंड पे वो जाके क्या बना रहे होते हैं, टेंडन। टेंडन बेसिकली मसल को अटैच कर रहे होते हैं विद द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना, बोन। ईच स्केलेटल मसल फाइबर सिलिंड्रिकल सेल होता है, उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, सार्कोलीमा, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो सार्कोलीमा होती है वो डीप डाउन पेनिट्रेट कर रही होती है, वो टी ट्यूब्यूल बना रही होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसको सार्कोप्लाज्म कह देंगे। सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जो मसल फाइबर्स होते हैं बच्चों वो किससे मिलकर बने होते हैं, मायोफिब्रिल से मिलकर बने होते हैं। और मायोफिब्रिल्स को आगे हम लोग देखते हैं तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं, विच इज बेसिकली द थिक एंड थिन फिलामेंट। मायोफिब्रिल का डायमीटर कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। पैरेलल रन कर रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने मायोफिलामेंट्स के बारे में बता दिया था। लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो स्ट्राइटेड नेचर होती है मायोफिब्रिल की वो क्यों आ रही होती है, क्योंकि लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। लाइट बैंड जो है वो आई बैंड है और जो डार्क बैंड है वो ए बैंड है। अब इसके अंदर जो लाइट बैंड होता है उसके अंदर एक डार्क लाइन होती है, उस डार्क लाइन को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, जी लाइन का नाम दे दिया था। दो जी लाइंस के दरमियान क्या होता है, एक यूनिट होता है विच इज सार्कोमेयर, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। जी लाइन के दोनों साइड पे क्या कर रहे होते हैं, थिन मायोफिलामेंट्स रन कर रहे होते हैं और सेंट्रो सार्कोमेयर में क्या रन कर रहा होता है, थिक मायोफिलामेंट, ठीक है। इन द सेंट्रल रीजन ऑफ सार्कोमेयर थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स ओवरलैप करते हैं। और उसमें हमें देखा था कि हर जो थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं वो हर एक थिक मायोफिलामेंट को सराउंड कर रहे होते हैं। ये जो अरेंजमेंट होती है बच्चों इसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि बैंड्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। इंटायर लेंथ थिक मायोफिलामेंट की कौन कंस्टिट्यूट कर रहा था, ए बैंड, ठीक है। और ये क्या होता है, एनएक्सोट्रोपिक होता है, यानी कि ये लाइट को पोलराइज कर देता है। और जो थिन मायोफिलामेंट होता है बच्चों ये आई बैंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है और ये नॉन पोलराइजिंग होता है। सेंटर ऑफ ए बैंड जो है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती थिक और थिन मायोफिलामेंट की। और उसको आपने क्या नाम दे दिया, एज जोन का। उस एज जोन के दरमियान एक डार्कर लाइन होती है जिसको क्या नाम दे दिया, एम लाइन का नाम दे दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हम लोग देखें बच्चों, तो नेक्स्ट में उन्होंने
यहाँ पे देखें तो ये मसल है, ठीक है। मसल को ये जो ऊपर वाइट कलर की नज़र आ रही है बच्चों, ये क्या है, टेंडन है। और इस टेंडन ने क्या किया हुआ है, इस मसल को कनेक्ट किया हुआ है विद द बोन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे ये मसल फाइबर्स हैं, उसको निकाला हुआ है। तो यहाँ पे ये आगे हम लोग पेरीमाइसियम का ना, ये बेसिकली लेयर्स हैं, ठीक है ना, कवरिंग है। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ये जो है वो मसल को इनक्लोजिंग करने वाली जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है, ये लाइटर जो बैंड है ये आई बैंड है, ये डार्कर बैंड जो है ये क्या है, ए बैंड है। ये लाइटर रीजन क्या है, आई बैंड है। इस लाइटर रीजन में आपको एक डार्क लाइन नजर आ रही है विच इज बेसिकली द जी लाइन, और इस डार्कर रीजन में आपको एक लाइट जोन नजर आ रहा है जिसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, एच जोन का नाम दे दिया है। और इस एच जोन में ही एक डार्क लाइन ड्रा कर लें जिसको क्या नाम दे दिया, एम लाइन का नाम दे दिया, ठीक है ना। एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक आपके पास क्या है, सार्कोमेयर है। अब यहाँ पे देखें आपको उन्होंने बताया हुआ है ओवरलैपिंग का, ठीक है ना। ये एक जी लाइन है, ये एक जी लाइन है। इस जी लाइन से क्या आ रहे हैं, थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, एक्टिन से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, थिक मायोफिलामेंट्स है ना। थिकनेस देख लें आप, ये थिक है और ये थिन है। और यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। ये जो है ये सारा का सारा ए बैंड है, और ये क्या है आपके पास एच जोन है। एच जोन का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। थिन और थिक मायोफिलामेंट सिर्फ यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, इस रीजन में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इसलिए ये जोन कौन सा हो जाएगा, एच जोन हो जाएगा। और उस एच जोन को जो लाइटर रीजन है उसको डार्कर लाइन ने क्रॉस किया हुआ है जो कि क्या है, एम लाइन, ठीक है। सो यहाँ तक आपको मैंने सारी बातें बढ़ा दी है। उसके बाद उन्होंने थिक और थिन मायोफिलामेंट की डिटेल बताई हुई है। जो थिक फिल्म मायोफिलामेंट्स होते हैं बच्चों, ये 16 नैनोमीटर की, इसका ऑब्वियसली इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, थिक मायोफिलामेंट में मायोसिन पड़ा होता है, ठीक है ना। ये यानी कि ये जो थिक फिलामेंट है ये सारा का सारा किससे मिलकर बना होगा, एक प्रोटीन से मिलकर बना होगा जिसका क्या नाम है, मायोसिन। थिन मायोफिलामेंट किस तरह के होते हैं, 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, और इसमें 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 प्रोटीन कौन कौन से हैं बच्चों, एक एक्टिन है, ठीक है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन है, और तीसरा क्या है, ट्रोपोनिन। ये 3 प्रोटीन्स हैं जो कि किधर प्रेजेंट होते हैं, थिन मायोफिलामेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी अरेंजमेंट अगर देख लें बच्चों, तो 2 स्ट्रैंड ट्रोपोमायोसिन के स्पाइरल हुए होते हैं अराउंड द एक्टिन कोर एंड हेल्प स्टिफन इट, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास एक्टिन आता है। एक्टिन में क्या होते हैं, 2 बीड्स, इंटर ट्विस्टेड बीड चेन होती हैं जिनको आप क्या नाम दे देते हैं, एक्टिन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रोटीन आ गया। इन प्रोटीन के ऊपर, इस ट्विस्टेड बीट के ऊपर क्या होते हैं जी, स्पाइरल वे में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन स्पाइरल अराउंड द अबाउट द एक्टिन कोर एंड हेल्प स्टिफन इट। तो यहाँ पे क्या होंगे, आप 2 स्ट्रैंड्स ड्रॉ कर लें। 2 स्ट्रैंड किसके, ट्रोपोमायोसिन के। एक्टिन को उन्होंने क्या किया होता है, पूरा का पूरा कवर किया होता है। In a relaxed muscle fiber, they block myosin binding site on actin so that the myosin head cannot bind to the thin filament. यहाँ पे देखिए बच्चों, तो ये जो थिक डायमीटर था ये किससे मिलकर बना, थिक जो फिलामेंट था ये किससे मिलकर बना हुआ था, मायोसिन से। और ये मायोसिन किसके ऊपर आके ओवरलैप हुआ होता है, एक्टिन के ऊपर, ठीक है ना। बेसिकली थिन मायोफिलामेंट के ऊपर ओवरलैप हुआ होता है। लेकिन जब नॉर्मल स्टेट में होता है ना मसल, तो नॉर्मल स्टेट में ये जो आपके पास ट्रोपोमायोसिन होता है ये मायोसिन को एक्टिन के ऊपर नहीं बैठने देता। क्यों नहीं बैठने देता, क्योंकि ये देखें एक्टिन को पूरा का पूरा किसने कवर किया हुआ है, ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। लेकिन जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये लाजमी है कि मायोसिन और एक्टिन आपस में आके बॉन्डिंग करे, ठीक है। तो वो कैसे होगी वो हम आगे देख लेंगे। सो नॉर्मली जो रेस्टिंग स्टेट होती है उसमें ट्रोपोमायोसिन मायोसिन को ये अलाउ नहीं करता कि वो एक्टिन के ऊपर आके बाइंड करे। सो द एक्टिन मायोसिन हेड कैन नॉट बाइंड टू द थिन फिलामेंट। ट्रोपोनिन अब थर्ड जो है वो प्रोटीन आ जाता है। इट इज़ अ 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स फाउंड एट रेगुलर इंटरवल ऑन थिन मायोफिलामेंट। मतलब ये इस तरह से ट्रोपोमायोसिन की तरह पूरी तरह एक्टिन को ऊपर इनक्लोज नहीं होता, बल्कि ये कुछ न कुछ इंटरवल्स पे आके क्या होता है, इसके ऊपर अटैच हुआ होता है, ठीक है ना। 3 जो है वो कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एक ट्रोपोनिन आई है, दूसरा ट्रोपोनिन टी है, और तीसरा ट्रोपोनिन सी है, ठीक है ना। ये 3 ट्रोपोनिन की चेन्स होती हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। दीज प्रोटीन्स आर क्रूशल फॉर रेगुलेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो एक्टिन के ऊपर लाजमी किसको बाइंड होना है, मायोसिन को बाइंड होना है। लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन है वो उसने एक्टिन को पूरी तरह से इनक्लोज किया होता है, ठीक है ना। तो जब ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन को पूरी तरह से इनक्लोज किया हुआ है तो बेचारे मायोसिन को तो वही नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं मिलेगी कि वो एक्टिन के ऊपर बैठे। तो ये जो ट्रोपोनिन होता है ये बेसिकली हेल्प करता है मायोसिन की कि वो एक्टिन के ऊपर जाके अटैच हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया हुआ है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रोपोनिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रोपोनिन आई और जो टी है बच्चों ये कार्डियक मसल में प्राइमरीली पाए जाते हैं, और जो ट्रोपोनिन टी है वो आपके पास क्या होता है, स्केलेटल मसल में भी पाया जाता है। ट्रोपोनिन सी इज फाउंड इन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल, सी से याद कर लें। और जो आई है इट इज़ एन इनहिबिटरी सब यूनिट दैट बाइंड टू एक्टिन। ये जो आई होता है ये क्या है, इनहिबिटरी सब यूनिट है, और ये किसके साथ बाइंड हुआ होता है, एक्टिन के साथ बाइंड हुआ होता है। ट्रोपोनिन डी बाइंड टू द ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोनिन टी है बच्चों वो किसके साथ बाइंड हुआ होगा, ट्रोपोमायोसिन के साथ। बेसिकली यहाँ पे क्या था,
कि अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो यहाँ पे क्या था, ये लेट्स सपोज ये एक्टिन है, ठीक है ना। एक्टिन के ऊपर क्या पड़ा हुआ था, ट्रोपोमायोसिन पड़ा हुआ था। ये सारे का सारा ट्रोपोमायोसिन है। अब ट्रोपोमायोसिन के साथ जो ट्रोपोनिन अटैच होगा वो कौन सा होगा, ट्रोपोनिन टी, ठीक है ना। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होगा। और जो ट्रोपोनिन आई है बच्चों, वो किसके साथ अटैच होगा, वो अटैच होगा डायरेक्टली एक्टिन के साथ, ठीक है। सो ये इस तरह से अरेंजमेंट हुई होती है। एंड ट्रोपोनिन सी बाइंड कैल्शियम आयन, और जो ट्रोपोनिन सी होता है वो किसके साथ अटैच होता है, वो कैल्शियम के साथ बाइंड हुआ होता है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रोपोनिन की अरेंजमेंट है, ये रेगुलर इंटरवल पे आके इसके साथ अटैच होते हैं। बोथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कंट्रोल द मायोसिन एक्टिन कंट्रैक्शन एंड वॉल्डन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है बेसिकली ये दोनों हेल्प करा रहे होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये जो है ये एक्टिन है, ठीक है। ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है ये एक्टिन है, और एक्टिन को ऊपर जो है ये ओवरलैपिंग किसने की हुई है, ट्रोपोमायोसिन ने, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ट्रोपोनिन अटैच हुए हैं, सी आई और टी। टी वाला ट्रोपोनिन किसके साथ अटैच होगा, ट्रोपोमायोसिन के साथ। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन को बाइंड कर रहा होगा, और ट्रोपोनिन आई जो है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, एक्टिन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या हो गया, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हो गया है मसल सेल का, मसल फाइबर का, मायोफिलामेंट्स का। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, या फिर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है वो क्या चीज़ है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।